हेलो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप सभी को शुभ दिवाली। फ्रेंड, जैसा कि आप सभी को पता है कि इसमें जो अंकित सर का ऐप है, इसमें हर संडे को मॉक टेस्ट आता है। ठीक है। इससे पहले हमने एसएससी जीडी का जो मॉक टेस्ट आया था उसे सॉल्व करा दिया। आज हम दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के मॉक को सॉल्व करेंगे और ये जो हमारा मॉक होगा आखिरी होगा, क्योंकि आज के बाद यानी कि परसों से आपका एग्जाम भी स्टार्ट है 14 तारीख से। तो ये मॉक हमारा आखिरी हो जाएगा, तो आप इस मॉक को लगाकर जरूर जाइएगा। हम इसमें ऐप 15 मैथ के सवालों को देखेंगे। ठीक है। तो एग्जाम के लिए आप सभी को जो है ऑल द बेस्ट, और बढ़िया से अपना जो 100% एग्जाम में देख रहिएगा। मैथ और रीजनिंग में कोशिश कीजिएगा कि आपका बढ़िया स्कोर हो। उसके बाद जीके जैसा आएगा, जीके का कोई लेवल नहीं होता है, तो मैथ रीजनिंग में आप अपना बेस्ट देने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है। तो इसमें देखिए, आज जो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल है, इसमें जो भी मॉक में मैथ के सवाल आएंगे वो सारे 15 मैथ के सवालों को देखेंगे। तो पूरा वीडियो जरूर देखिएगा, इसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है। ऐसे ऐसे जीडी वाले भी मॉक को हमने सॉल्व कर दिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है उससे भी जाकर जरूर देखिएगा। ठीक है। आज तो बहुत कम लोग देखेंगे, क्योंकि आज दिवाली, बहुत सारे लोग जो है दिवाली मनाएंगे। तो कल अगर आप कल देखेंगे तो बढ़िया बात है, और आज देख लेते हैं तो उससे भी बढ़िया बात है। देखिए, ये हम इसे अटेम्प्ट लेते हैं। 12 नवंबर का मॉक है। इससे पहले जितना भी मॉक हुआ था उसे भी हमने सॉल्व करा दिया है। अगर देखिए, अब लास्ट टाइम पर आप थोड़ा बहुत रिवीजन कीजिए और उसके बाद सीधे जाकर एग्जाम दीजिएगा। ठीक है। अब 90 मिनट का टाइम है, 100 क्वेश्चन रहेगा, जिसमें 15 मैथ के सवाल होंगे। तो सारे 15 सवालों को देखेंगे। तो चलिए टेस्ट स्टार्ट करते हैं, और सारे 15 मैथ के सवालों को जो है 80 कंसेप्ट के साथ सीखेंगे। एक बात और आपको बता दें कि जो अंकित सर का न्यू बुक है एसएसजीडी का, उस बुक को भी हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। तो उसे भी जाकर जरूर देखिएगा, उसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। उससे आपका टोटल प्रीवियस ईयर भी कवर हो जाएगा, और आपका मैथ में जो है अच्छा पकड़ भी हो जाएगा। अब देखिए, ये हमारा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 1, पहले क्वेश्चन को बढ़िया से पढ़ते हैं। जितना आप बढ़िया से क्वेश्चन पढ़िएगा उतना ही आपसे आसानी से बन जाएगा। देखिए, क्वेश्चन क्या कर रहा है कि यदि 4 लगातार आने वाली प्राकृत संख्याओं के गुणनफल में एक प्राकृत संख्या p जोड़ने पर एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होता है, तो p का मान। देखिए, इस टाइप का क्वेश्चन दिया है ना, हमसे ना पूछ रहे कि प्रथम 4 लगातार, यानी कि 4 खाली प्राकृत संख्या लेना है, वो भी लगातार। तो प्राकृत संख्या जब हम लेंगे तो जो भी एक मान है, मान लीजिए प्राकृत संख्या कौन सी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, 2 हो जाएगी, 3 हो जाएगी, 4 हो जाएगी। 4 प्राकृत संख्या ले लिए, इन सबको गुणा कर दे। तो गुणा करेंगे तो कितना, 4 3 12, 12 दूनी 24, 24 प्लस x क्या जोड़े इसमें कि जो हमारा पूर्ण वर्ग बन जाए। 8 जोड़ेंगे तो हो जाएगा, 24 8 32 हो जाएगा, नहीं होगा। 4 जोड़ेंगे तो 24 4 28, नहीं होगा। देखिए, 24 और 2 26, एक जोड़ेंगे, x के जगह पर एक रहेंगे तो 24 और एक कितना हो जाएगा, 25। 25 हमारा पूर्ण वर्ग संख्या होता है, किसका होता है, तो 5 का होता है। तो हमारा ये सेटिस्फाई कर गया। अगर देखिए, आप 1 2 3 4 ना, कोई भी लगातार संख्या ले लीजिए। मान लीजिए संख्या ले लेते हैं 3 4 5 6, इन सबको गुणा करते हैं, लगातार है लेकिन लगातार लेना है। 4 3 12, 12 पंजे 60, 60 छके कितना होता है, 360, 360 होता है ना। देखिए, 6 पंजे 30, 30 चौके 120, 120 और 3 3 120 तिया 360। अब इसमें हम देखिए, जब हम एक जोड़ेंगे तो एक क्या हो जाएगा, 361 हो जाएगा। अब देखिए, 361 आपको याद होगा किसका वर्ग होता है, तो 19 का वर्ग होता है। 19 का वर्ग कितना होता है, 361। तो हमारा जो 2 बार हम चेक करके देख लिए, एक पर हमारा सेटिस्फाई कर गया, तो एक ही जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है। अब देखिए, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या है, टाइम एंड वर्क से है क्वेश्चन। क्वेश्चन कर रहा है कि एक साथ काम करते हुए ए बी और सी एक कार्य को 3 दिन में पूरा कर सकते हैं। ठीक है। इसी कार्य को ए 24 दिन में तथा बी 6 दिन में पूरा कर सकते हैं। इसी कार्य को अकेले सी कितने दिन में पूरा करेगा। देखिए, ए है, बी है और सी है, तीनों मिलकर कार्य को कितना दिन में कर रहे हैं, 3 दिन में कर रहे हैं। और ए अकेले इस कार्य को 24 दिन में कर देगा, और बी अकेले इस काम को 6 दिन में कर देगा। तो तीनों का पहले हम एफिशिएंसी मतलब एलसीएम निकालेंगे, जो कि हमारा टोटल वर्क हो जाएगा। तो तीनों का टोटल वर्क क्या आ जाएगा, 24 तीनों से कट जाएगा, 3 से कटाएंगे तो 8 एफिशिएंसी हो जाएगा, 24 से इसमें भाग देंगे तो 1 हो जाएगा, 6 से इससे 4। यानी कि ये ए बी और सी मिलकर 8 की एफिशिएंसी काम कर रहे हैं, जबकि ए अकेले एक की एफिशिएंसी कितनी है, 1, और बी की एफिशिएंसी कितनी है, 4। तो 4 और 1 5, तो सी का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, 3। तभी ना 1 4 और 3 को जोड़ेंगे तो 8 के बराबर हो जाएगा। देखिए, एक सेकंड यहाँ आपको दिखाते हैं। देखिए, ए का एफिशिएंसी आ गया हमारे पास 1, बी का एफिशिएंसी आ गया 4। तो देखिए, और यहाँ क्या रखेंगे कि 8 आ जाएगा, तो सी का एफिशिएंसी 3 होना चाहिए। तो तीनों को जोड़ेंगे तो 8 के बराबर हो जाएगा। अब देखिए, हमसे कह रहा है कि सी जो है टोटल कार्य को अगर अकेले करे, यानी कि 24 कार्य को अकेले किस एफिशिएंसी करेगा, 3 के एफिशिएंसी करेगा, तो कितना दिन टाइम ले लेगा, 8 दिन का। तो 8 दिन का समय जो है, 8 दिन में सी अकेले कार्य को कंप्लीट कर देगा। तो ऑप्शन डी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कर रहा है।
क्वेश्चन है कि 140/9 मीटर पर सेकंड की चाल से गतिमान एक ट्रेन 27 सेकंड में एक खंबे को पार करती है, तो ट्रेन की लंबाई बताना है। देखिए ट्रेन की लंबाई, जब कोई ट्रेन किसी खंबे को पार करेगी तो अपनी अपनी लंबाई को ही पार करेगी, यानी कि डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। खंबे को पार करिए यानी कि अपनी लंबाई को ही पार कर रही है, तो स्पीड है ट्रेन का कितना है, 140/9 है। टाइम कितना ले रही है, 27 सेकंड का टाइम ले रही है, तो बस 140/9 गुणे 27 करेंगे तो टोटल डिस्टेंस यानी कि ट्रेन की लंबाई का पता चल जाएगा। तो 9 है 27, 140 थी 14 थी 42, 420 मीटर जो है ट्रेन की लंबाई है। तो 420 मीटर कौन से ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 4, एक सेकंड, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए कैसे बनेगा। क्वेश्चन पहले कर रहा है कि कोई दुकानदार किसी वस्तु को 3750 रुपये में बेचता है, यदि वह इस वस्तु को 24% कम में बेचता तब भी उसे 14% का लाभ होता, तो वस्तु का वास्तविक मूल्य हमें ज्ञात करना है। देखिए समझिए क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एसपी कितना कर रहा है, एसपी कर रहा है 3750 में। 3750 में मान लीजिए अगर 100 रुपये में बेचता है, 100 रुपये में बेच रहा है, 100 रुपये में न बेचकर इस वस्तु को 24% कम, यानी कि देखिए 100 रुपये में बेच रहा है, ठीक है, लेकिन 100 रुपये में न बेचकर इसे 76 रुपये में ही बेचता है, इसे 24% कम में ही बेचता है, तो उसे लाभ जो होता है 14% का लाभ होता है, यानी कि 176 जो है, 114 का वैल्यू है 76, तो यहाँ से अगर हम सीपी निकालें, सीपी हमारा किस पर होता है 14%, यानी कि 114% का प्रॉफिट होता है, तो सीपी हम कितना पर होता है 100% का हम वैल्यू निकाले तो कितना हो जाएगा, कहिएगा 76 बटे में 114 गुना का 100, ये हमारा आ जाएगा सीपी आ जाएगा, ठीक है। देखिए अगर इसको कटाइए 57 दूनी का 114 और यहाँ क्या हो जाएगा 50 दूनी का 100, 19 से कटेंगे तो 3, 19 से कटेंगे तो 4, यानी कि 50 चूके 200 बटे में 3 आ गया हमारे पास सीपी। अब देखिए हमसे पूछ रहा है कि वस्तु का वास्तविक मूल्य क्या है। देखिए अगर 3750 रुपये में बेचा है, यानी कि 100 का वैल्यू किसके बराबर है 3750 के बराबर है, तो हमसे पूछा वस्तु का वास्तविक मूल्य कि 200/3 का मान हमसे पूछ रहा है। तो देखिए 100 बराबर किसके है, तो 3750 के, क्योंकि इस पर बेच रहा है वो, तो 200/3 किसके बराबर हो जाएगा, तो बस कटा दीजिए 3750 बटे में 100 गुना 200 बटे में 3 हो जाएगा। यहाँ 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 3 से इसको कटाएंगे तो कितना हो जाएगा 12 या 36, 3 5 15, ठीक है। 1250 में 2 से गुना कीजिए, 1250 दूनी 2500 रुपये जो हो जाएगा वस्तु का क्रय मूल्य हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी इस क्वेश्चन में डाउट होता है तो इसे कमेंट कीजिएगा, हम इसे फिर से बताने का प्रयास करेंगे। वैसे अगर आप समझिएगा, देखिए यहाँ जो 76 आया है 24% कम में बेचता है तो 14% का प्रॉफिट होता है, यानी कि 114% बराबर किसके है 76 के, तो यहाँ से हम सीपी यानी 100% का वैल्यू निकाले जो कि 200/3 आया है। देखिए 100 माने थे पहले हम विक्रय मूल्य, 100 का मान किसके बराबर है 3750 के, तो सीपी किसके बराबर हो जाएगा, यानी कि 200/3 किसके बराबर हो जाएगा 2500 के, जो कि ऑप्शन ए में दिया है, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 कैसे बनेगा। क्वेश्चन पहले क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन है कि 5450 रुपये की राशि कितने वर्ष में 8175 रुपये हो जाएगी यदि यह राशि 12.5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर निवेशित की जाती है। देखिए हमारे पास मूलधन दिया है, कितना दिया है 5450 रुपये दिया है हमारे पास, और रेट दिया है 12.5%, ठीक है। हमें टाइम निकालना है, समय में हो जाएगी, यानी कि टाइम निकालना है, और एसआई दिया है, एसआई कितना हो जाएगा, तो अमाउंट दिया है, अमाउंट में से अगर हम पीसी मतलब अमाउंट में से अगर हम प्रिंसिपल को घटाएंगे 8175 में से अगर हम 5450 को घटाएंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा ब्याज आ जाएगा। तो देखिए घटाइए, 5 में से 0 गया 5, 7 में से 5 गया 2, 11 में से 4 गया 11 में से 4 गया 7, और यहाँ क्या बचा 7 में से 5 गया 2, 2725 रुपये आ गया। अब हमें टाइम निकालना है, टाइम क्या होता है एसआई इंटू 100 बटे में मूलधन गुने रेट, ठीक है। एसआई कितना आया है 2725 आया है, 2725 गुना 100 बटे में जो हो जाएगा, देखिए मूलधन कितना है 5450 है, 5450 गुना 12.5% रेट है। 27 दूनी 54, 25 दूनी 50, 2 से कट जाएगा, 12.5 दूनी 25, इससे कटाएंगे तो 4, यानी कि टाइम का वैल्यू जो हो जाएगा 4 ईयर्स जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो 4 ईयर्स कौन से ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। इसमें सब दे दिया था, केवल आपको फॉर्मूला पर रख देना था। टाइम का फॉर्मूला क्या होता है एसआई इंटू 100 बटे मूलधन गुने दर, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 कैसे बनेगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, पहले क्वेश्चन को पढ़िए बढ़िया से। क्वेश्चन कह रहा है कि यदि तीसरी कक्षा में पढ़ने वाले 40% छात्र हॉकी खेलना पसंद करते हैं तो तीसरी कक्षा में पढ़ने वाले ऐसे छात्र की संख्या कितनी है जो हॉकी खेलना पसंद नहीं करते हैं। देखिए अगर आपको यहाँ दिख रहा है तो ठीक है, नहीं तो जब आप टेस्ट दीजिएगा वहाँ से देख लीजिएगा। अगर तीसरी कक्षा में हम देखें तो 60 डिग्री कोण बना रहा है, 60 डिग्री, और 60 डिग्री टोटल किसका 360 डिग्री होता है पूरा गोलाई 360 डिग्री में, और 360 डिग्री का मान कितना दिया है तो 1800 कक्षाओं में कुल संख्या है 1800 के, ठीक है। तो यहाँ से कटाइए तो 3 से इसको कटाएंगे
काटेंगे तो 3 छक 18, 600 हो गया। अब देखिए समझिए, यहाँ जब 60 डिग्री का, सॉरी यहाँ 3 नहीं 6 हो जाएगा, 6 हो जाएगा तो 6 से इसको कटेंगे तो 300 हो जाएगा, 300। यानी कि कक्षा 3 क्लास में कितने विद्यार्थी है, 300 है। 300 में से क्वेश्चन कर रहा है कि 40% छात्र हॉकी खेलना पसंद करते हैं, तो 60% ऐसे छात्र होंगे जो हॉकी खेलना पसंद नहीं करते होंगे। तो हमसे वही पूछ रहा है 40% जब पसंद करते हैं तो 60% नहीं पसंद करते होंगे, तो 2 जीरो से 2 जीरो कटा दिए, 60 3 का 180। 180 छात्र ऐसे हैं जो हॉकी खेलना पसंद नहीं करते हैं, तो 180 ही जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी में दिया है। अब देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ते हैं। क्वेश्चन कर रहा है कि एक परिवार का औसत मासिक खर्च वर्ष के पहले 3 महीनों के दौरान 10,000 था, अगले 4 महीने के दौरान 12,500 रुपया है तथा अंतिम 5 महीने के दौरान 13,500 था। यदि वर्ष के दौरान परिवार की कुल बचत 32,500 थी तो उसकी औसत मासिक आय हमें बताएं। देखिए समझिए, अगर 3 महीना में देखें, पहले 3 महीना में कितना था, 10,000 था, ठीक है। आगे के अगर हम 4 महीना का देखें तो 12,500 था, सॉरी 12,500 था, 12,500। और आगे के 5 महीना यानी कि टोटल 12 महीना होता है, आगे के 5 महीना में जो उनका था कितना था, तो 13,500 था, ठीक है, 13,500। अब देखिए पहले हम टोटल उनका हम क्या निकाल लेते हैं, खर्च निकाल लेते हैं। टोटल अगर उनका हम खर्च निकाले तो कितना हो जाएगा, 10,000 एक महीना में खर्च करें, 3 महीने में टोटल कितना खर्च हो जाएगा उनके पास, 30,000 रुपया खर्च हो जाएगा, ठीक है, 30,000। और एक महीना में 12,500, तो 4 महीने में कितना, 12,500 चूँकि 50 यानी कि 50,000 रुपया खर्च हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए एक महीना में 13,500, तो 13,500 में 5 से गुना कीजिए, इनको जोड़ दीजिए, 5 पंजे 25, ठीक है, 5 पंजे 25, 13 पचे 65 और 2 67,500 हो जाएगा। अब टोटल जोड़िए, 50 और 30 कितना होता है, 80, 80,000 में 67,500 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 80 और 60 140, 140 और 7 147, यानी कि 1,47,500 जो हो जाएगा उनका टोटल खर्च हो जाएगा। अब बचत कितना है साल का अगर हम बचत देखें, सेविंग्स है उनका 32,500 उनका सेविंग्स है। तो यहाँ उनका आय कितना हो जाएगा, आय अगर निकालेंगे तो खर्च में देखिए, खर्च और सेविंग को जो हम जोड़ देंगे तो आय हो जाएगा। देखिए इस 2 जीरो तो ये 2 जीरो हो जाएगा, 5 5 10, 7 2 9 और 1 10, 14 3 15 और 1 16 हो जाएगा, 14 3 17, सॉरी 14 3 17 और 1 18, 18,000 रुपया, 1,80,000 हो जाएगा। जोड़िए, जीरो में जीरो को जोड़ दिए, 0 0 5 5 10, ठीक है, 7 2 9 और 1 10, 14 3 17 और 1 18, और 1,80,000 रुपये उनका टोटल आय आ गया। हमसे पूछा उनकी मासिक आय कितना है, ये तो उनका साल का आय है, यानी कि 12 मंथ में वो 1,80,000 रुपया कमा रहे हैं, तो एक मंथ में कितना कमाएंगे, इसमें 12 से भाग दीजिए, 12 से जब भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 12 एकम 12, 6 जीरो 12 पंजे 60, यानी कि 15,000 रुपया जो है उनका, देखिए वहाँ आपको दिख नहीं रहा है, 15 जब इनको भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 15,000 रुपया जो हो जाएगा उनका मासिक आय हो जाएगा। तो 15,000 कौन सा ऑप्शन में था, ऑप्शन नंबर डी में। देखिए फिर से आपको समझाते हैं। देखिए पहले 3 महीने में उनका खर्च कितना है, 10,000, अगले 4 महीने में कितना है, 12,500, और अगले 5 महीने में कितना है, 13,500। जब सबको हम खर्च निकाले तो टोटल हमारे पास जो खर्च आया 1,47,500 रुपये टोटल खर्च आया। उनका टोटल बचत दिया था 32,500। इन दोनों को जब हम खर्च और बचत को जोड़े तो टोटल आय आ गया जो कि 1,80,000 रुपये आ गया। 12 मंथ में वो 1,80,000 रुपये कमा रहा है, तो हमसे मासिक आय पूछ रहा है, तो एक मंथ में कितना कमाएगा, 15,000 रुपया। 15,000 कौन से ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर डी में है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कैसे बनेगा, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन पहले पढ़िए, क्वेश्चन करें कि 8 और 32 के बीच सभी पूर्ण विषम संख्या का योग। और पहले देखिए 8 और 32 के बीच हमें विषम संख्या कितना प्राप्त होगा, तो पहला जो विषम संख्या प्राप्त होगा वो 9 होगा, अगला जो विषम संख्या प्राप्त होगा 11 होगा, ऐसे ही डॉट डॉट करते हुए 31 तक हमें विषम संख्या प्राप्त होगा। और देखिए 1 से अगर हम 32 तक जाएँ, 1 से लेकर 32 तक जाए तो हमें 16 ऑड अर्थात 16 हमें इवन प्राप्त होगा। लेकिन हमें 9 से पहले कितना ऑड संख्या हो जाएगी, 9 से पहले अगर हम ऑड संख्या देखें तो एक 1 हो जाएगा, एक 3 हो जाएगा, एक 5 हो जाएगा, एक 7 हो जाएगा, यानी कि 4 संख्या। टोटल 16 संख्या थी 1 से 32 तक में, जिसमें से हम इस 4 संख्या को घटा दें, यानी कि 9 से 31 तक के बीच में कितनी संख्या हो जाएगी, तो कहिएगा 16 में से 4 गया 12 संख्या जो ऐसी संख्या हो जाएगी जो हमारे 8 और 32 के बीच में होगी। 8 और 32 के बीच में 12 संख्या हो जाएगी। अब हमें टोटल का योग निकालना है, तो देखिए टोटल का जो योग होता है n/2, ठीक है। अब इंटू ए प्लस ए एन, ए और ए एन क्या होता है, ए होता है प्रथम पद और ए एन होता है अंतिम पद, ठीक है। एन कितना आ गया 12/2, ए कितना है, प्रथम पद कितना है 9 है, पहली संख्या होगी ना जो 9 होगी पहली संख्या, और अंतिम संख्या क्या आ गया 31। इनको जोड़िए 12/2 यानी कि 6, 31 और 9 कितना हो जाएगा 40, यानी कि 6 × 40 करिएगा तो 40 6 240, 240 जो हो जाएगा। 8 और 32 के बीच सभी पूर्ण विषम संख्या का योग कितना हो जाएगा 240, जो कि ऑप्शन ए में दिया है। देखिए फिर से आपको समझाते हैं।
1 से अगर हम 32 तक देखें तो हमारे पास 16 और तथा 16 इवन संख्या प्राप्त होगी कि नहीं, जिसमें से हमें अगर हम 8 से पहले जाएं, 8 से पहले हमारे पास 4 और संख्या प्राप्त हो जाएगी, 1 3 5 7। तो इन 4 संख्या को हटा देते हैं, टोटल 16 में से 4 संख्या घटा दिए तो हमारे पास 12 ऐसी संख्या होगी जो 8 से लेकर 32 तक ऐसी 12 संख्या जो होगी जो हमारे पास और संख्या प्राप्त होगी। अब हमें सबका योग निकालना है। सबका योग का फॉर्मूला जो होता है n/2 इंटू ए प्लस ए एन। ए होता है प्रथम पद और एन जो होता है अंतिम पद होता है, ठीक है। तो n/2 यानी कि 12/2 यानी कि 6, 31 और 9 को जोड़ेंगे तो 40, 40 में 6 से गुना करेंगे 240, जो कि ऑप्शन ए जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगर आप ऐसे नहीं निकालना चाहते हैं तो सब संख्या को लीजिए 9 11 13 सब लिख कर 31 तक और सबको जोड़िएगा तो 240 ही आपको प्राप्त होगा, ठीक है। अब देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कैसे बनेगा? क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन कह रहा है कि एक्स वाई और जेड मिलकर साझेदार में 1,20,000 की पूंजी से उद्यम की शुरुआत करते हैं, ठीक है, जिसमें वाई और जेड के योगदान एक्स के योगदान में क्रमशः 40% और 1,000 रुपया अधिक है, ठीक है। अर्जित लाभ पूंजी का 20% है। इस लाभ में 10% आकस्मिक व्ययों में चला जाता है, तो इसमें एक्स का हिस्सा है, बताएं। देखिए एक है एक्स है, एक है वाई है और एक जेड है। यहाँ जो पूंजी लगा रहे हैं वो एक्स, अगर देखिए 40% को हम क्या लिख सकते हैं, 40% को हम 2/5 लिख सकते हैं, यानी कि अगर 5 रुपया एक्स लगा रहा है तो इससे 2 अधिक वाई लगा रहा है, यानी कि 7 रुपया लगा रहा है, यानी कि ये 5x लगा रहा है तो ये 7x लगा रहा है। और जेड क्या कर रहा है, इससे 1,000 रुपया अधिक यानी कि 5x प्लस 1,000 लगा रहा है। अगर हम सबका हम पूंजी निकालना चाहें तो निकाल दीजिए। 5 और 7 12 और 5 17, 17x प्लस 1,000 और टोटल मिलकर कितना लगाए हैं, 1,20,000 रुपया लगाए हैं, 1,20,000। देखिए 1,20,000 रुपया लगाए हैं और 17x बराबर कितना हो जाएगा, तब 1,20,000 में से 1,000 घट जाएगा तो 1,19,000 हो जाएगा, 1,19,000 हो जाएगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 17 7 119 यानी कि 7,000 आ गया। अब देखिए टोटल का पूंजी का अनुपात क्या आ गया हमारे पास, 7 पंजे 35,000, यानी कि एक्स वाई और जेड का पूंजी का अनुपात हमारे पास आ गया 7 पंजे 35,000, ठीक है, 35,000। और इसका कितना आ गया, 7 7 49,000 और इसका आ गया 7 5 35 और 1 36,000 आ गया। 3 जीरो को हटा दीजिए, पॉइंट में है तो 3 जीरो को हटा दिए। अब हमें ये हो गया, उनका प्रॉफिट का भी अनुपात यही होगा और आय का भी अनुपात यही होगा, क्योंकि आय बराबर क्या होता है, पूंजी, जितना हम पूंजी लगाए हैं और जितना लाभ बराबर क्या होता है, जितना हम पूंजी लगाए और जितने टाइम के लिए लगाए हैं। तो ये उनका आ गया हमारे पास प्रॉफिट का अनुपात। हमें एक्स का अनुपात पूछ रहा है। इसमें से देखिए 1,20,000 का अगर हम 20% निकालें, 20% हमें प्रॉफिट हो रहा है, यानी कि 24,000 रुपया प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। 24,000 में भी हमें 10% आकस्मिक निधि में खर्च हो गया, यानी कि 90% ही बच रहा है। अब यही जो रुपया बच रहा है इसी में तीनों को बांटना पड़ेगा, यानी कि इस 2 जीरो से, देखिए 2 जीरो से इस 2 जीरो को हम काट दिए, ठीक है। इतना रुपया 240 गुने 90 रुपया जो बच रहा है इन्हीं सब में बांटना है। तो देखिए हमें एक्स का हिस्सा पूछ रहा है, एक्स का हिस्सा कितना है, यहाँ 35 रुपया है। देखिए समझिए एक्स का हिस्सा कितना है, तो कहिएगा 35 रुपया है एक्स का हिस्सा। टोटल हिस्सा कितना है, तो 6 और 9 15 और 5 20, ठीक है। यहाँ क्या बचा, 15 और 5 20, हाथ में लगा, देखिए 6 और 9 15 5 20, हाथ में लगा 2, 3 और 2 5 और 4 9 और 3 12, 120 हो गया। और 120 का वैल्यू कितना है, 240 गुने 90, क्योंकि हमें 10% खर्च हो गया था। इसको देखिए कटाइए, 120 से जब इसको कटाएंगे तो 2 मिनट में कट जाएगा। 35 दूनी 70, यानी कि 35 दूनी कितना हो जाएगा 70, 70 में 90 से गुना कीजिए, 9 7 6300 रुपया जो हो जाएगा, 6300 रुपया ये एक्स का लाभ हो जाएगा। 6300 कौन सा ऑप्शन बताओ, ऑप्शन नंबर बी में। जिस प्रकार से क्वेश्चन कर रहा था, अगर आप उस पूरा स्टेप को फॉलो कीजिएगा तो आपसे आसानी से बन जाएगा। एक बार फिर से समझाते हैं। देखिए ये आ गया उनका पूंजी का रेशियो 5x 7x और 5x प्लस 1,000, ठीक है। अब यहाँ से जब हम उनके पूंजी का अनुपात निकाले तो हमारे पास जो पूंजी का अनुपात आ गया 35:49:36 आ गया, ठीक है, पूंजी का अनुपात। यहाँ से हमसे क्वेश्चन में कर रहा था कि 1,20,000 पूंजी लगाया था ना, उसका 20% उन्हें प्रॉफिट हो रहा है, यानी कि 1,20,000 का 20% कितना हो जाएगा 24,000। 24,000 में भी 10% उसके आकस्मिक व्यय में खर्च हो गया, यानी कि 90% उनके पास राशि बची, जो कि 240 × 90 के बराबर आ गया। अब देखिए, अब हमें x का मान निकालना है, x को कितना प्रॉफिट हुआ है, x का प्रॉफिट कितना है 35 हुआ है, टोटल प्रॉफिट कितना हुआ 120 प्रॉफिट हुआ है। तो 120 का मान कितना दिया था 240 × 90, जब इसको कटाया तो कितना आ गया 6300, जो कि ऑप्शन बी में दिया था। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कैसे बनेगा, क्वेश्चन नंबर 10। अब देखिए क्वेश्चन ये भी बहुत बढ़िया है। क्वेश्चन कह रहा है कि 7 4 और 2 में प्रत्येक में कौन सी संख्या जोड़ी जाएगी परिणामी संख्या निरंतर अनुपात में रहे। 7 है, 4 है और 2 है, तो निरंतर अनुपात में रहने के लिए 7/4
ठीक है, बराबर 4/2, ठीक है। अब 7 + x करना पड़ेगा, सब में x कोई संख्या जोड़नी पड़ेगी, तब जाकर हमें अनुपात प्राप्त होगा। तो हम ऐसे ही तो कोई संख्या लेंगे नहीं, हमारे पास 4 ऑप्शन है, तो इन 4 ऑप्शन को रख कर देख लेते हैं। ऑप्शन ए है 5, तो 7 में 5 जोड़ेंगे तो 12, और 4 में 5 जोड़ेंगे तो 9, फिर यहाँ 4 में 5 जोड़ेंगे तो 9, अब 5 में 2 में 5 जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा। तो ये कोई अनुपात में है, कोई अनुपात में नहीं है, तो ऑप्शन ए तो हमारा सही नहीं होगा। ऑप्शन बी देख कर देखते हैं, 3 रखकर 7 में 3 जोड़ेंगे तो 10, 4 में 3 जोड़ेंगे तो 7, ठीक है। फिर यहाँ 4 में 3 जोड़ेंगे तो 7, और 2 में 3 जोड़ेंगे तो 5, ये भी कोई रेशियो नहीं है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। ऑप्शन सी क्या है, 4, 7 में 4 जोड़ेंगे तो 11, 4 में 4 जोड़ेंगे तो 8, 4 में 4 जोड़ेंगे तो 8, और 2 में 4 जोड़ेंगे तो 6, ये भी कोई रेशियो नहीं है, क्योंकि यहाँ 11 आ गया, तो ये भी रेशियो नहीं है। अब ऑप्शन हमारे पास बचा डी, तो ऑप्शन डी जो हो जाएगा हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमें सब तो मिला नहीं। ऑप्शन डी को भी चेक करके देख लेते हैं। देखिए अब यहाँ डायरेक्ट 7 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 9, और 4 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 6, बराबर बराबर किसके हो जाएगा, तो 4 में 2 जोड़ेंगे तो 6, और 2 में 2 जोड़ेंगे तो 4। देखिए अब ये रेशियो बराबर आ गया। कैसे बराबर आ गया, तो 9 चौक 36, 6 जाएगा 36, ऐसे ही बराबर आ गया। फिर आप रेशियो में देख लीजिए, 3 से इसको कटाएंगे तो 3, और 3 से इसको कटाएंगे तो 2, 2 से इसको कटाएंगे तो 3, और 2 से इसको कटाएंगे तो 2, यानी कि 3/2, 3/2 बराबर आ गया। चाहे 9 चौक 36, 6 जाएगा 36, ये भी बराबर आ गया। तो हमारा जो ये ऑप्शन डी जो हो जाएगा, यानी कि x के जगह पर 2 रखने पर हमारा पूरा ऑप्शन सेटिस्फाई कर जा रहा है, तो जो हमारा ऑप्शन डी जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। तो अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिए, अब आगे बढ़ते हैं। उम्मीद करते हैं आपको समझ में भी आ गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कैसे बनेगा, क्वेश्चन कह रहा है, पहले क्वेश्चन को पढ़िए। क्वेश्चन कह रहा है कि वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने वाली चक्रवृद्धि ब्याज दर पर कोई निश्चित राशि 2 वर्ष में 2,91,600 और 3 वर्ष में 3,14,928 रुपये हो जाती है। तो 40,000 रुपये की राशि के लिए समान ब्याज दर पर 2 वर्ष का साधारण ब्याज बताना है। यहाँ चक्रवृद्धि ब्याज दिया है, साधारण ब्याज दिया है, लेकिन एक काम है 3 साल और 2 साल, यानी कि अंतर 1 साल पर दिया है। तो 3 साल बराबर में कितनी राशि हो गई, तो कहिएगा 3,14,928 रुपये हो गया, और 2 साल में राशि कितनी हो गई थी, तो 2,91,600 रुपये हो गई थी, ठीक है। यानी कि 1 साल में चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज बराबर रहते हैं, तो 1 साल में राशि कितनी बढ़ी है, तो 8 में से 0 गया 8, 2 में से 0 गया 2, 9 में से 6 गया 3, 4 में से 1 गया 3, और 31 में से 29 गया 2, यानी कि 23,328 रुपये 1 साल में राशि बढ़ी है। तो हमें रेट निकालना है। 23,328 रुपये बढ़ी है राशि, किस पर बढ़ी होगी, तो इस पिछले वाले पर राशि बढ़ी होगी, यानी कि 2,91,600 पर बढ़ी होगी। रेट निकालने के लिए 100 से गुना करेंगे, 2 0 से 2 0 कट गया, ठीक है। अब देखिए 9 6 1 7 7 2 7 2 9 9 18, 9 से कटाइए, 9 से कटाएंगे तो 9 3 27, ठीक है। 9 3 27, 2 और 1, 9 दूनी 18, 3 अच्छा 9 चौके 36, 9 से इसको कटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 9 से जब इसको कटाएंगे तो 9 देखिए 9 9 दूनी 18, 5 3 9 5 45, 9 5 45, 8 2 9 9 81, 9 दूनी 18, ठीक है। फिर 18 से इसको कटेंगे तो 18 के स्क्वायर 324 होता है। 18 से इसको कटिए, 18 एकम 18, 7 9 18 चौक 72, 18 चौक 72, 18 8 कितना होता है 144, यानी कि 8% जो हो जाएगा हमारे पास रेट आ गया। अब हमें देखिए क्या करा है, 40,000 रुपया है, ठीक है, 40,000 रुपया है, 8% का रेट आ गया, उसी ब्याज दर पर कर है 2 वर्ष के लिए। साधारण ब्याज यानी कि 100 से भाग देंगे, यानी कि मूलधन गुने रेट गुने समय बटे में 100, 2 0 से 2 0 कटा दीजिए, 8 दूनी 16, 16 चौके 64, 6400 रुपया जो हो जाएगा हमारे पास साधारण ब्याज प्राप्त हो जाएगा। 6400 कौन सा ऑप्शन में था, ऑप्शन नंबर डी में। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कैसे बनाएंगे, क्वेश्चन नंबर 12 कर रहा है कि एक व्यक्ति अपने बल्ले को उसके अंकित मूल्य पर 8% की छूट पर बेचना चाहता था। उसका भाई जो क्रिकेटर है उससे अंकित मूल्य पर बल्ले को खरीदना चाहता था, इसलिए व्यक्ति उस बल्ले को 10% छूट पर बेच देता है। अब देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कि 100 रुपया मान लीजिए अंकित मूल्य है ना, तो उसे बेचना चाह रहा है 92 रुपये में, लेकिन जो बल्ला खरीदने वाला आया वो उसका भाई है, तो 8% न छूट देकर 10% छूट दे दिया, यानी कि 90 रुपये में ही बेच दिया, जिससे उसे जो है 70 रुपये की कमी हो गई। अगर 92 रुपये में बेचता, 92 रुपये के सामान को वो 90 रुपये में बेच दिया, जिससे वो कितना रुपया कमी आ गया, 2 रुपये का। 92 के सामान को 90 में बेच दिया, यानी कि 2 रुपये कमी आ गया। लेकिन क्वेश्चन में 2 का वैल्यू 70 के बराबर दिया है, तो 1 का वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा, 35 के। तो हमसे पूछ रहा है कि अब बल्ले का अंकित मूल्य, बल्ले का अंकित मूल्य कितना था 100, 100 का मान किसके बराबर हो जाएगा, तो 3500 के। 3500 रुपये के सामान को जो है उसने 10% की छूट पर दे दिया था, तो अंकित मूल्य कौन सा हो जाएगा, 3500, यानी कि ऑप्शन ए जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कैसे बनेगा,
क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि ये संख्या है, इनका एचसीएफ में बताना है। संख्या क्या क्या है, 2 के पावर 3 और गुने 3 के पावर 5, और एक संख्या है 3 के पावर 3 और गुने 5 के पावर 2। देखिए जो एचसीएफ होता है हमारे पास हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, जो दोनों में कॉमन हो, जो सबसे बड़ा जो कॉमन होगा वही हमारा एचसीएफ हो जाएगा। तो इन दोनों में कॉमन कौन सी संख्या है, 3 है। 3 है, 3 में सबसे बड़ा कॉमन क्या हो सकता है, ये 3 के पावर 3 इसमें से भी कॉमन आ सकता है और 3 के पावर 3 इसमें से भी कॉमन आ सकता है। तो हमारा एचसीएफ जो प्राप्त होगा केवल 3 के पावर 3 होगा, और कोई संख्या ऐसी नहीं होगी जो इन दोनों में कॉमन हो जाएगी। तो 3 के पावर 3 ऑप्शन ए में दिया है, तो ऑप्शन ए जो हो जाएगा हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए लास्ट का जो हमारे पास 2 सवाल बचा है उसे सीखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 और क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कर रहा है कि ए का भार बी के भार से 20% अधिक है, यानी कि ए का भार है और बी के भार से 20% अधिक है। 20% अधिक है यानी कि बी के भार से, यानी कि अगर ये 5 है तो ये कितना है, इससे 1 अधिक 6 है। और कह रहा है जिसका भार किसका, यानी कि बी का भार सी के भार से 30% अधिक है, यानी कि बी और सी का रेशियो कितना दिया है, अगर ये 10 है तो इससे 30% अधिक यानी कि ये 13 होगा। पहले दोनों में बी कॉमन है तो दोनों में कॉमन करने के लिए इसमें 13 से गुना करना पड़ेगा, ठीक है, और इसमें 5 से गुना करना पड़ेगा। यहाँ 10 है तो इसमें 5 से गुना करना पड़ेगा। तो यहाँ से ए बी और सी का रेशियो आ जाएगा 13 छक 78, 13 पंजे 65, ठीक है, और 5 दो यहाँ 50, यानी कि ए बी और सी का रेशियो आ गया। अब हमसे क्वेश्चन क्या करेंगे, ए का भार सी के भार से कितना % अधिक है। तो देखिए ए का भार सी के भार से कितना अधिक है, तो कहिएगा 28 अधिक है। किससे अधिक है, तो इस 50 से, और गुना 100% बताना है। तो 50 दूनी का 100, 28 दूनी का 56%, 56% अधिक है, जो कि ऑप्शन बी में दिया है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन क्या है कि एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई की 5 गुनी है, यानी कि लंबाई और चौड़ाई का रेशियो कितना दिया है, 1:5। ठीक है, उसकी चौड़ाई कितना है, 10 सेंटीमीटर। 1 का वैल्यू जब 10 है तो 5 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 50। तो हमसे उसका एरिया पूछा है, क्षेत्रफल पूछा है। तो क्षेत्रफल क्या होता है, L इंटू बी, यानी कि 50 इंटू 10। 50 दहिया कितना होता है, 500, 50 दहिया 500, 500 स्क्वायर सेंटीमीटर जो हो जाएगा हमारा आयत का क्षेत्रफल हो जाएगा। तो 500 कौन सा ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर बी में। तो बहुत इजी क्वेश्चन है। हमारा टोटल जो है 15 सवाल बन गया। अब इस 15 सवाल को हम सबमिट कर देते हैं। सबमिट। उड़ीसा का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य क्या है, इसे अगर आप यहाँ तक देखे होंगे तो इसका जरूर कमेंट कीजिएगा। ठीक है, व्यू रिजल्ट देखिए 15 सवाल बना है। 15 सवाल हमारा बन गया है। 6764 लोगों ने आज दिवाली के दिन भी इस टेस्ट को दे दिए है। तो आप भी जरूर इस टेस्ट को दीजिएगा, और कोई भी क्वेश्चन में डाउट होता है तो उसे भी कमेंट कीजिएगा। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।